हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का लेक्चर नंबर 11 में पहुंच चुके हैं हम लोग। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। इस लेक्चर में स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल्स पढ़ेंगे। इक्विपोटेंशियल्स को डिफाइंड करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे ड्रॉ करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे, और इक्विपोटेंशियल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस लगाएंगे। तो कुल मिला के अगर इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखते हो तो इक्विपोटेंशियल से आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इक्विपोटेंशियल पे ही पीएचडी करने वाले हैं। So get ready to accelerate your learning with full of energy, with full of excitement. Let's start. तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल्स, ठीक है ना। देखिए इक्विपोटेंशियल क्या होता है, क्या लिखा है, द लोकस ऑफ पॉइंट्स और रीजन्स फॉर विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। मतलब ऐसा रीजन या फिर ऐसा पॉइंट्स का कलेक्शन हो जहाँ पे हर पॉइंट पे क्या हो, पोटेंशियल का कांस्टेंट वैल्यू मिले, मतलब पोटेंशियल क्या मिले, सेम मिले। तो वैसे रीजन को या फिर वैसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल से, ठीक है ना। इक्वी पोटेंशियल का मतलब क्या है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, ठीक है ना, सेम वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। अभी जो इक्वी पोटेंशियल जो है ना, ये लाइंस भी हो सकते हैं, वॉल्यूम भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है ना, पॉइंट ए और बी पर पोटेंशियल किस पे ज़्यादा है, तो आप बोलोगे पोटेंशियल एट ए ज़्यादा है, पोटेंशियल एट बी कम है, क्योंकि हमें पता है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है ना, पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डेफिनेटली पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। ओके, जस्ट इसके ऊपर ऐसे हम गए, ये पॉइंट सी है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, अगर इस पॉइंट को ए के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो दोनों का क्या होगा जी, सेम पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। दोनों क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। हम लोगों को पता है कि डेल्टा वी इज माइनस ई डॉट डी एस। अब अगर हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो ई डी एस कॉस 90 अगर कर देंगे तो यहाँ पे cos 90 क्या होगा, जीरो होगा, तो डेल्टा वी क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। देखो तो ये पॉइंट है ना, तो ये लाइन होगा, ये डीएस लाइन हुआ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के लाइन के बीच का एंगल क्या है, 90 है, ठीक है ना। तो 90 है तो डेल्टा वी क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट सी में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट सी क्या है, सेम है, ठीक है। ये पॉइंट का अगर बात करें तो ये भी क्या है, सेम ही होगा। ये पॉइंट की बात करें तो ये भी क्या है, सेम ही होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का हमें कुछ लाइन मिल रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो बहुत सारे फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा है, तो मैंने एक ऐसे सरफेस बना दिया, एक। अब ये जो है ना, ये जो सरफेस है ऐसे मैं यहाँ भी बना दिया। अभी जो दो सरफेस देख रहे हैं ना, देखो अगर ये सरफेस 1 है और ये जो सरफेस 2 है, बताइए सरफेस 1 के हर पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। सरफेस 2 के भी हर पॉइंट पे देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ किया, तो ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या मिलेगा आपको, हर पॉइंट पे क्या मिलेगा, पोटेंशियल सेम मिलेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाके फिर से ऐसे एक सरफेस ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ भी क्या मिलेगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम मिलेगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे था तो पोटेंशियल कुछ और था। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे गया तो पोटेंशियल क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो मेरा कहना होता है ना कि ये पॉइंट पे बहुत सारे पॉइंट्स है, ये बहुत सारे पॉइंट्स है। इस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। इस सरफेस के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ V1 और V2 को, तो क्या बोलेंगे, V1 इज ग्रेटर देन V2। मतलब इस सरफेस का कुछ V होगा, मान लो ये 20 वोल्ट है, तो इस सरफेस का अगर 10 वोल्ट है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो प्लेनर सरफेस है ना, इस प्लेनर सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स है ना, उस सारे के सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 20 वोल्ट है। इस प्लेनर सरफेस जो है, इस प्लेनर के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इस पे उनका पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट है, ठीक है ना। तो ये सरफेस बोलेंगे कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है ना। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है ना, वो भी 2-3 तरह का होता है। ये हमारा क्या मिला, प्लेनर सरफेस मिला। अगर मान लो मैंने कोई पॉइंट चार्ज लिया,
तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे होता है। अब देखो यहाँ से इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, ये यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो क्या होगा जी के क्यू बाई आर होगा। ओके, वही आर डिस्टेंस पे यहाँ पे देखोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर होगा। इस पॉइंट पे के क्यू बाई आर होगा, इस पॉइंट पे के क्यू बाई आर। हर तरफ अगर आर डिस्टेंस लोगे तो के क्यू बाई आर होगा। यहाँ से इधर तरफ देखो आर डिस्टेंस पे तो के क्यू बाई आर होगा, ठीक है ना। इधर से इधर मतलब अगर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में हर पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है पोटेंशियल, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हर पॉइंट पे वो पॉइंट जो यहाँ से आर डिस्टेंस होगा किधर भी चारों तरफ, वो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो उन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, स्फीयर मिलेगा, स्फेरिकल सरफेस मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे ज्वाइन करा दिया ऐसे, तो मेरे को क्या मिला, स्फेरिकल सरफेस मिला यहाँ पे। तो ये सरफेस स्फेरिकल है और ये भी क्या बोलोगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। वैसे थोड़ा सा आगे भी चले जाओ, यहाँ भी एक स्फेरिकल सरफेस मिलेगा आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो ये क्या है जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और एक कैसा है, ये कैसा है जी, स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। अब इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल मान लो 20 वोल्ट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 क्या होगा, 20 से कम होगा, क्योंकि चार्ज से क्या हो रहा है, दूर जा रहे हैं, 10 वोल्ट होगा, ठीक है ना। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होंगे, 20 ही होगा। इस सरफेस का 10 वोल्ट है, मतलब इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट है, हमने देखा है, ठीक है ना। तो एक प्लेनर सरफेस होता है और एक क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस होता है, ठीक है ना। और एक होता है, देखिए मिटा दो इसको, देखिए लाइन चार्ज आपने देखा है ना, लाइन चार्ज लैम्डा है, ठीक है ना। तो इन्फिनिट लाइन चार्ज मैं ले रहा हूँ इन्फिनिट लाइन चार्ज। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसा होता है मेरे बाबू, कैसा होता है बताइए, ऐसा होता है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, हाँ ठीक है, इधर भी निकलेगा, चारों तरफ निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है आर डिस्टेंस पे कितना होता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिट वायर के लिए 2 के लेमडा बाई आर होता है ना, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। आर डिस्टेंस पे इधर देखिए चाहे इधर देखिए, इधर देखिए चाहे इधर देखिए, ठीक है ना। तो ये तो अगर ये लाइन है तो इस पॉइंट पे चारों तरफ, चाहे यहाँ पे नीचे भी निकालो, क्योंकि ये तो इन्फिनिट है ना। तो आप इस पॉइंट पे निकालिए, चाहे इस पॉइंट पे निकालिए, चाहे इस पॉइंट पे निकालिए, कहीं भी निकालिए, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इसमें कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा मेरे बाबू, सिलिंड्रिकल मिलेगा, है ना। कैसे मिलेगा जी, सिलिंड्रिकल मिलेगा, ठीक है। इसके आगे भी ले सकते हो आप। और यही सेम टू सेम आपको वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ना है, पता है, सेम टू सेम चीज़ आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। और वहाँ पे इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस का हम लोग नाम क्या दे देंगे, वेव फ्रंट नाम दे देंगे, वेव फ्रंट। हालांकि उस टाइम हम लोग देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो हमने बताया आपको कि इक्विपोटेंशियल जो होता है वो लाइन भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। लेकिन अभी आपने क्या देखा, सरफेस देखा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने तरह का होगा, 3 तरह का होगा। एक क्या होगा जी, प्लेनर सरफेस होगा, दूसरा स्फेरिकल सरफेस होगा, तीसरा क्या हो सकता है, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब हुआ कि इक्विपोटेंशियल के सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, ओके। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटा दूं मैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये इक्विपोटेंशियल, हमने बोला कि लाइन भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है। अभी तक आपको मैंने सिर्फ सरफेस दिखाया, ये लाइन भी हो सकता है। देखिए अगर ये क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। आप इस लाइन पे देखिए, इसका पोटेंशियल निकालिए, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे पोटेंशियल आप निकालिए, तो ये कितना डिस्टेंस दिया, मान लो ये यहाँ से वाई डिस्टेंस में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस वाई इसका रूट में होगा, ये आर, अच्छा ये भी डिस्टेंस क्या होगा, आर ही होगा। तो इस पॉइंट पे के क्यू बाई ए हुआ और ये इसका कितना होगा जी, माइनस के क्यू बाई ए होगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। वैसे इस पॉइंट पे देखिए, तो ये डिस्टेंस तो क्या होना, सेम मिला है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। इस पॉइंट पे देखो तो ये भी क्या देगा, सेम डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल फिर से कैंसिल हो, क्या होगा, 0 होगा। तो इसके हर पॉइंट पे ये जो लाइन है ना, ऐसा मस्त लाइन है कि इस लाइन के हर पॉइंट इन दोनों चार्ज से क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। इस लाइन का हर पॉइंट इन दोनों चार्ज से क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। तो पोटेंशियल इस लाइन पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब इस लाइन के हर पॉइंट कितने पोटेंशियल पे, 0 पोटेंशियल पे। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन है, ठीक है ना।
तो लाइन भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। देखो हम लोग वॉल्यूम तो पढ़ ही रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई होलो स्फीयर है, इस पे चार्ज मैंने क्यू दिया, तो आपको पता है ना अंदर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। अगर इसका रेडियस आर है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा मेरे बाबू, के क्यू बाई आर हो जाएगा। इसका पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि सेंटर पे चारों तरफ क्या होता है, के क्यू बाई आर ही होता है। तो यहाँ पे क्या मिला है आपको, वॉल्यूम मिला, ठीक है ना। तो एक ही पोटेंशियल 3 तरह का हो सकता है, लाइन्स भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है और प्लेनर सरफेस भी हो सकता है। और सरफेस 3 तरह का है, कैसा कैसा, प्लेनर है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना। ये समझ में आया आपको। इसका हर पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल पे है, के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, एक वॉल्यूम मिला ना, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है क्या, खासियत एक ही पोटेंशियल का। आप इसको लिख लीजिए। अब मान लो कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है। थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके पोटेंशियल पे। तो हमें ये चीज़ पता है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है ना, चार्ज को मूव कराने के लिए Q इंटू डेल्टा वी होता है। किसी चार्ज को किसी V1 से V2 पोटेंशियल मूव कराते हैं जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह, ठीक है ना। तो अब बताओ कि वर्क डन टू मूव द Q चार्ज फ्रॉम A टू B कितना होगा, बताइए। तो पोटेंशियल एट ए क्या है, 0 है, एंड पोटेंशियल एट बी भी क्या है, 0 है। तो बताओ तो डेल्टा वी कितना होगा, 0 होगा। तो वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। चाहे आप ए टू सी भी मूव करा लो और चाहे ए टू बी मूव करा लो, ठीक है ना। वर्क डन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। हमें एक चीज़ पता चला कि इक्वी पोटेंशियल लाइन हो, ठीक है ना, उस पर चार्ज को मूव कराएंगे तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। बढ़िया। अच्छा, इसमें भी अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि जैसे मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है। अब मुझे बताइए कि वर्क डन टू मूव ए टू सी कितना होगा, कुछ होगा कि 0 होगा, बताइए। ए से सी मूव कराने पे ये तो अंदर वाला जो सिलेंडर है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस रखता है ना। तो पॉइंट ये इक्विपोटेंशियल सरफेस रखने का मतलब ये होगा पॉइंट ए पे पोटेंशियल और पॉइंट सी पे पोटेंशियल, दोनों पे क्या है, पोटेंशियल सेम ही है। तो देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई बात समझ ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। दिस इज द वर्क डन, ऐसा लिख दो, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, ये क्या आया, 0 आया, ठीक है। अच्छा, मैं अगर पूछता हूँ अगर कि वर्क डन टू ए टू बी कितना होगा, वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, नॉन जीरो की 0, बताइए। देखो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जब दोनों अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का कुछ वैल्यू होगा, 10 वोल्ट मान लो इसका वैल्यू है, मान लो इसका वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। मतलब ये जो सिलेंडर है ना, अंदर वाला जो सिलेंडर, इस सिलेंडर के हर पॉइंट पे कितना होगा, 10 वोल्ट होगा पोटेंशियल, ठीक है ना। अब ये दूसरा वाला है, इसका पोटेंशियल मान लो 5 वोल्ट है, क्योंकि दूर चला गया ना इस लाइन से, तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में जाते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है उसके डायरेक्शन में जाने से। तो डेफिनेटली ये की पोटेंशियल सरफेस है, तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन इसका वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट है। मतलब हर पॉइंट पे क्या होगा, 5 वोल्ट होगा। तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन दोनों का पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। तो अगर तुम ए से बी मूव करा रहे हो तो डेफिनेटली क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो वर्क डन क्या होगा, नॉन जीरो होगा। यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मतलब कुछ वर्क डन होगा। अगर आप बी से ए मूव कराते हो चाहे ए से बी मूव कराते हो, देयर विल बी वर्क डन, ठीक है ना, नॉन जीरो वर्क डन, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस to other point to the same equipotential surface is 0। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हो, जो कि दूसरा वाला पॉइंट क्या है, इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है जहाँ पे ये वाला पॉइंट है, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हो और वो दूसरा वाला जो पॉइंट है ना, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नहीं है, वो दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, तो वर्क डन क्या होगा, नॉन जीरो होगा। हम लोग कहते हैं कि वर्क डन टू मूव वन पॉइंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस to the another point of same equipotential surface is 0, but work done to move charge from one point of the equipotential surface to the another point of another equipotential surface will be non-zero। ओके, तो हमें दो चीज़ क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। अगर सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को लेके जाएंगे तो वर्क डन 0 होगा, और अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेके जाएंगे तो चार्ज को लेके जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा जी, नॉन जीरो होगा। मेरी बात समझ में आई ना।
चलिए लिखिए और कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो चलिए और कुछ बेसिक बातें देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया, ठीक है ना। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है कि हर पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है ना। तो देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी तो हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिखते हैं, ठीक है ना। और डी एस क्या होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक है ना। चाहे ई डॉट डी एल भी लिखते हैं हम लोग, ई डॉट डी एल लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लिखना चाहें कि ये वाला पॉइंट 1 है और ये वाला पॉइंट 2 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी एल है, ठीक है ना। ये वाला कौन सा वेक्टर कहलाएगा, ये डी एल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी, 0 है। तो डेल्टा वी क्या होगा, 0 होगा, ओके। तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल क्या गया मेरे बाबू, 0 हो गया। ई डॉट डी एल क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ई डॉट डी एल इज़ 0, ठीक है ना। तो ई डॉट डी एल 0 आने का मतलब क्या हुआ बताइए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। इसका मतलब दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि E इज़ परपेंडिकुलर टू डी एल। ये बहुत ही सुंदर रिजल्ट है। यही से हमें पता चलता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है ना, ये हुआ। और लाइन अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब हम कह सकते हैं डी एल इज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस है वैसी डी एल है, ठीक है ना। और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे डीएल वेक्टर इसलिए लिया कि मान लो हमारे पास अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस कर्व होता है, तो कर्व के लिए तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, छोटा सा डीएल वेक्टर ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। डीएल कैसे होगा, टेंजेंशियल हो जाएगा। डीएल क्या होगा जी, टेंजेंशियल ऐसे होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगा, ठीक है। अब बात ये है कि ये एरो ऊपर होगा कि नीचे होगा, वो बात डिसाइड करेगा, आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसे लिया 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 0 वोल्ट, ठीक है ना, ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ठीक है ना। ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना। समझना अच्छे से, ठीक है ना। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इनको क्या कर देंगे हम लोग, ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या मिलेगा आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या होता है, सेंस होता है। सेंस मतलब उसका डायरेक्शन होता है। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस में डायरेक्शन नहीं होगा, इक्विपोटेंशियल तो क्या है, पोटेंशियल के साथ रिलेटेड है ना। पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो बस वैल्यू बताता है कि इसके हर पॉइंट पे वैल्यू इतना होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना, वो वैल्यू भी बता देगा, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे कितना है, ठीक है ना। और डायरेक्शन भी बता देगा, ठीक है ना। तो देखिए अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, यही हो सकता है। इस लाइन में है, इसका मतलब राइट हो सकता है तो लेफ्ट हो सकता है, तो किधर होगा। तो मुझे पता है कि जिधर की तरफ पोटेंशियल कम हो रहा है, हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सेंस ऐसे होगा, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा। क्योंकि हर जगह क्या है, हर जगह क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पैरेलल हैं। तो अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इसको ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन भी क्या आएंगे, आपस में पैरेलल ही आएंगे। और देखो ये इक्वली स्पेस्ड है, अगर ये इक्वली स्पेस्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। देखो तो क्योंकि डायरेक्शन में क्या है, इधर तरफ है और इक्वली क्या है, स्पेस्ड है, ठीक है ना। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कहीं पे
क्लोज है तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज़्यादा होता है, कहीं पे दूर दूर है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है जी, कम होता है। लेकिन इसमें क्या है, हर पॉइंट यहाँ भी क्या है सेपरेशन, यहाँ भी सेपरेशन क्या है, हर जगह सेम ही है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम होना है और डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसलिए डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि हमने बताया कि ये सारे पोटेंशियल सरफेसेस का ये भी इक्वी डिस्टेंस पे है और डिफरेंस देख रहे हो ना, डिफरेंस सेम ही है, ठीक है ना। इसलिए हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी क्या होगा, यूनिफॉर्म आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पैरेलल आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगा, पैरेलल आएगा। मैंने आपको बताया कि अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे देंगे, तो देखेंगे कि किसकी तरफ क्या है, ये पोटेंशियल का वैल्यू कम है उसकी तरफ कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो और देखते हैं, इसको मिटा दो। देखिए जैसे मान लीजिए आप कि ये कोई चार्ज है और इसका फील्ड लाइंस ऐसे है, ये कोई क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इसका हमें पोटेंशियल ड्रॉ करना है, पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। आपको ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको स्फेरिकल ही बनाना है, कर्व ही बनाना है। अगर आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करना है इस पर, ठीक है, और उन सबको ज्वाइन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कर्व आ जाएगा। देखो तो ये क्या हुआ, कर्व मिला, तो ये क्या हुआ, इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल के वैल्यू सेम होगा, इक्वी पोटेंशियल होगा। देखो यहाँ भी अगर आप ड्रॉ करोगे तो अगर मान लो यहाँ से तुम लेके जाते हो, तुम सीधे लेके जाते हो, तो बताओ यहाँ तो परपेंडिकुलर दिखा क्या, यहाँ पे दिखा, यहाँ भी थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो गलत हो गया, वो ऑटोमेटिकली कर्व चला ही जाएगा, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। यहाँ पे कर्व जब मैंने स्टार्ट किया तो हमें डेफिनेटली ऐसे थोड़ा घूमना पड़ेगा, यहाँ पे डेफिनेटली ऐसे थोड़ा घूमना पड़ेगा, ऐसे घूमना पड़ेगा, ऐसे घूमना पड़ेगा, ऐसे घूमना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का आया, यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक है। अगर मान लो ये वाला अगर V1 है, ये V2 है और ये V3 है, ठीक है। अब बताइए V1 V2 V3 में रिलेशन क्या होगा। यहाँ पे मैंने देखो इसमें क्या था, पहले इक्वी पोटेंशियल सरफेस था तो हमने क्या ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ किया। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, ठीक है ना, तो हमने इक्वी पोटेंशियल ड्रॉ किया। ड्रॉ करने का तरीका सेम होगा, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा, आपको इक्वी पोटेंशियल मिलेगा। लेकिन दोनों में एक अंतर होगा, जब आपके पास पोटेंशियल होगा ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे होगा तो उसमें आपको एक सेंस देना पड़ेगा, और जो कि सेंस कैसे दे पाएंगे, तो पोटेंशियल से दे पाएंगे, पोटेंशियल के वैल्यू से दे पाएंगे, इधर कम होगा उधर तरफ देंगे, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिया हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप करोगे आप, ठीक है ना, तो उसमें आपको सेंस देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेंस नहीं देना है तो ये बात ज़रूर पूछा जाएगा कि बताओ इन V1 V2 V3 में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है ना, सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो सबसे बड़ा रुपया है कि नहीं, नहीं, V1 V2 V3 में सबसे बड़ा कौन है, तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है जी, डिक्रीज होता है। तो देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है ना, इसी पे देख लो ऐसे जा रहा है, इसका मतलब V1 पे क्या हो, सबसे ज़्यादा होगा, V2 पे कम होगा, V3 पे और कम होगा। तो मैं कह सकता हूँ V1 V2 V3। मेरी बात क्लियर है, ठीक है ना। मतलब अगर आपको दिया रहेगा पोटेंशियल तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मिटा दो, क्या लिख लो आप, इसको मिटा देता हूँ। अब जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, इस पर हमें क्या बताना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। आप कर सकते हो क्या, कर सकते हो खूब आराम से। जैसे मान लो हमें इस पॉइंट के लिए ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखो ऐसे अगर हम सीधे जाते हैं, देख लो आप अच्छे से, तो सीधे जाएंगे तो देख रहे हो यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं दिखा, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं दिखा, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए कब कर्व होगा, ऑटोमेटिकली आप सही से ड्रॉ करोगे तो कर्व ही मिलेगा। अब यहाँ से ड्रॉ किया मैंने तो आपको इधर घूमना ही पड़ेगा, देखो ऐसे घूम गया ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको मिला, ठीक है। फिर यहाँ से आपको ऐसे आना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर मिल गया, ठीक है ना। आप यहाँ से घूमो, परपेंडिकुलर मिला, देखो ना कर्व आ रहा, ऑटोमेटिकली कर्व आएगा। अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा परपेंडिकुलर ना दिखे तो उसके लिए आप क्षमा कर देना, ठीक है ना, हाथ से ड्रॉ करना हो, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ऐसे आएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया। इस तरह का इसमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा। अब देखो यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही गंदा दिख रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गंदा दिख रहा है, अलग अलग स्पेस था, इस तरह से था, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या है,
यहाँ भी देख लो अलग अलग स्पेस था, इसलिए सारे के सारे पैरेलल आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नॉन यूनिफॉर्म था, इसलिए ऐसा ये भी दिखा। देखो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, तो इसलिए कि पोटेंशियल भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म आएगा। लेकिन जब हम की पोटेंशियल ड्रॉ किए हैं तो V1, V2, V3, V4 इसमें हमें अरेंज करना है। तो अब क्या लिख दोगे, कौन सबसे बड़ा होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसमें सेंस दिया हुआ ये वाला, ये सेंस है ना, इसमें सेंस है ये वाला, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V4। मेरी बात क्लियर है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हमें सेंस देना होगा, सेंस देने के लिए V देखना पड़ेगा, V किसी तरफ कम है उधर तरफ देंगे। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ पोटेंशियल दिखाना है तो सेंस नहीं देना है, हमें क्या देना है, इसको अरेंज करना है। अब ये अरेंज कैसे करेंगे, तो डायरेक्शन देके अरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी देखा था, वैसे अब हम लोग देखेंगे इक्वी पोटेंशियल का प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं प्रॉपर्टी लिखवाता हूँ आपको। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, वैसे इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस भी कभी टच नहीं करते हैं। देखो अगर ये इक्वी पोटेंशियल, यहाँ नहीं, देखो अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, एक ये है और एक ये है, दो अलग अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस मैंने ड्रॉ किया है, तो इसका V1 होगा और इसका V2 होगा, ठीक है ना। तो कभी टच ही नहीं करेगा भाई साहब। जब टच कर गया तो फिर अलग अलग का मतलब ही नहीं हुआ। टच करने का मतलब कि एक ही पॉइंट पे आ गया तो सबका पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो दो अलग अलग पोटेंशियल रखने वाले इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कभी भी टच नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी देखिए। दूसरा प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्लोज है तो या तो इसके अंदर चार्ज होगा, नहीं तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसके अंदर या तो चार्ज होगा, अब चार्ज होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ठीक है ना। अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। या तो अगर इसमें चार्ज है ही नहीं तो क्या होगा, इसका मतलब कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तभी तो डेल्टा V क्या होगा, 0 होगा। इस पे हर पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। अब डेल्टा V 0 कब आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा V इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं जी, E.dl लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि E 0 होगा तो डेल्टा V 0 आ जाएगा, ठीक है ना। या तो अगर चार्ज है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे क्लोज होता है वहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैसे ही कहते हैं कि जहाँ पे की पोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होते हैं वहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और दूर दूर रहने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कम ही रहेगा, ठीक है। तो आप इसको भी लिख लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पे हमने 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस ले लिए, इससे आपको क्लैरिटी आएगा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे थे, डायरेक्शन देख रहे थे, ठीक है। अब हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस दिए हुए हैं, तीनों का प्रॉपर तरीके से इसका पोटेंशियल दिया है, 0 वोल्ट दिया है। मतलब ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है 0 पोटेंशियल पे है, मतलब इसके हर पॉइंट कहाँ पे होंगे, 0 पे होंगे। इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 10 होगा, 20 होगा। और इनके बीच का सेपरेशन क्या है, 10-10 सेंटीमीटर है। मतलब ये इक्वली स्पेस्ड है, और इक्वली स्पेस्ड इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। इक्वली स्पेस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू क्या आएगा, यूनिफॉर्म आएगा, मतलब सेम आएगा, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम लोग लिखते थे ऐसे, ES इक्वल्स टू, आपने लेक्चर देखा होगा तो -dV/ds लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का S कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना, जब S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, मतलब दिस डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग S, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा जी, S की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको EX निकालना है तो -dV/dx करोगे। चलो लिख ही लेते हैं, माइनस, मैं डेल्टा लिख दूँ क्या, डेल्टा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो D नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा, डेल्टा V/डेल्टा x लिख सकता हूँ, ठीक है ना। हम बोलेंगे कि जब यहाँ पे डेल्टा x लिख रहे हो तो ये जिसकी तरफ होगा, डेल्टा x ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो कंपोनेंट आएगा जो इधर की तरफ होगा। मेरी बात समझ आई ना, ठीक है ना। इन दोनों ये क्या 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस है ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आएगा, ठीक है ना। अब देखो मेरे को तो बस ये निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हम ऐसे मॉडुलस लगा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हमें EX जो लिखना है डेल्टा V/डेल्टा x लिखना है, ठीक है ना। और EY लिखना होगा तो डेल्टा V/डेल्टा y लिखना है, ठीक है ना। मैं आपको जनरली बताना चाहता हूँ कि आपको E लिखना है डेल्टा
डेल्टा एस, डिस्प्लेसमेंट लिखना है, ठीक है ना। दो पोटेंशियल सरफेसेस जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस लिख दो। और जब ये दो पोटेंशियल सरफेस है इनके बीच का अगर डिस्टेंस लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसके बीच का डिस्टेंस लिखते हैं, और तो ये लाइन क्या हुई, इक्विट पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर आया, ठीक है ना। ये लाइन डेल्टा एस कैसे आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा ना। और इसी के अलोंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो वही बात हो गया ना, डेल्टा एस और ये क्या हो गया, दोनों का सेम डायरेक्शन हो गया ना, ठीक है ना। ये डेल्टा एस ऐसी इसी लाइन में परपेंडिकुलर है इसके बीच, ठीक है ना। और ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ई डेल्टा वी बाई डेल्टा एस, वेयर डेल्टा एस इज द डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं तो लाइन परपेंडिकुलर आएगा, और संयोग से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ई और डेल्टा एस का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ऐसे के लिए आप ये सब छोड़ो, ये सब तो हम लोग पढ़े हैं पहले ही। ऐसे के लिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला रट के रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का, और ये क्या है, डिस्टेंस है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का, ठीक है। तो चलिए लिख दीजिए अब। तो हम लिखना चाहते हैं ई, तो ई मैं लिख दूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, तो 20 माइनस 10 लिख दो, तो 10 हो गया। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, तो मैं लिख दूंगा 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -2। अरे ये वोल्ट दिया है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, मीटर में लिखना पड़ेगा ना। ऐसा यूनिट में रखेंगे तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा ऐसा यूनिट में आएगा। तो ये कितना हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या आ गया, 100 न्यूटन पर कूलम, या फिर कह सकते हो 100 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है ना। अच्छा डायरेक्शन कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्शन कैसे होगा, नीचे होगा, ऐसे ऐसे डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है ना। जो भी है मतलब नीचे की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर में हायर पोटेंशियल है, नीचे में लोअर पोटेंशियल है, तो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है ना। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे, ठीक है। अगर आपको इसको वेक्टर में लिखना है तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना नीचे की तरफ है, मतलब मैं लिख सकता हूँ -100 जे कैप लिख सकता हूँ, ठीक है ना, -100 जे कैप न्यूटन पर कूलम। दिस इज द फाइनल आंसर। मेरी बात समझ आई ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिख देना है, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखना है, ठीक है ना। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो डायरेक्शन होगा उसके अलोंग डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। चलिए इसमें हम लोग काम करते हैं। इसमें 0 20 10 दिया हुआ है, 0 10 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो वही मैं करूँगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा एस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ से आएगा डायरेक्ट, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें डेल्टा वी, अगर इन दोनों पॉइंट का बात करते हैं तो दोनों पॉइंट की बात करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 10 वोल्ट का आएगा, डेफिनेटली 10 - 0 10 वोल्ट का आएगा। लेकिन डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या 50 सेंटीमीटर है क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है? नहीं है। देखो 50 सेंटीमीटर, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बोला है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ये वाला, ठीक है। अब देखो ये 37 है, ये वाला 37 है, तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये तो हो जाएगा 53। इसको मैं हटा देता हूँ, ये 50 दिया हुआ, तो ये हो गया 53, ये 53 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो ये है 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया मेरे बाबू, 50 cos 53, 50 cos 53, मतलब मुझे आ गया डेल्टा एस इज 50 cos 53, मतलब 50 इंटू 3/5। और ध्यान रखना cos 53 का वैल्यू 3/5 है ना, और ध्यान रखना कि सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे बाबू, तो ये आ गया 0.3 आ गया। डिस्टेंस कितना आ गया, 0.3 आ गया। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डेल्टा वी, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 0.3, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100/3 आ गया।
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया जी 100/3 आ गया। ठीक है, अब मैं लिखना चाहता हूँ जैसे हमने वेक्टर में लिखा तो वैसे इसको भी वेक्टर में लिखना चाहते हैं, तो एक बार डायरेक्शन पता चल जाए तो हम लोग वेक्टर में उसको ब्रेक कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो बताओ डायरेक्शन कैसे है, परपेंडिकुलर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे है जी, नीचे की तरफ है ऐसे, जो भी है ऐसे होगा। ठीक है, तो मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहा है, क्लॉकवाइज बना रहा है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, ये है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस एंगल इज व्हाट 53 डिग्री। ठीक है, तो इधर की तरफ क्या होगा जी ई कॉस 53 और इधर की तरफ ई साइन 53 है ना। तो मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सॉरी वेक्टर में लिख सकता हूँ ई कॉस 53 आई कैप माइनस ई साइन 53 जे कैप, है ना, नीचे की तरफ है इसलिए माइनस जे कैप है ना। तो ई के वैल्यू कितना है 100/3, कॉस 53 इज व्हाट 3/5। ठीक है, आई कैप माइनस 100/3 कितना साइन 53, साइन 53 इज व्हाट 4/5 जे कैप। ठीक है, तो ये आ गया कितना 3 कैंसिल हो गया, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं कितना 20 आई कैप माइनस 80/3 जे कैप, दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू। ठीक है ना, ये वेक्टर में हम लोग लिख लिए। आपको समझ में आया कैसे करना है, सिंपल, आपके पास की फॉर्मूला जो है यही वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स, डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है ना, जैसे अब आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है डायरेक्शन किधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, और फिर डायरेक्शन तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होता है। ठीक है ना, और जैसे ही डायरेक्शन पता चलेगा तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हमें कंपोनेंट ब्रेक नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट लिख दिया हमने। इसमें क्या हुआ कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ा, और एंगल वेंगल रहेगा तो हम कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है ना, लिख लीजिए आप इसको। तो अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और आप अब क्वेश्चंस लगा सकते हैं इससे रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चंस है इक्विपोटेंशियल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन 100% आपसे बनेंगे ही बनेंगे। ओके, और आप रिवीजन करते रहिए, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये अब हम लोग का टॉपिक जो है एंडिंग पर है, और 3 लेक्चर आपको मिलेगा, फिर उसके बाद हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और आपने एक चीज़ और फील किया होगा कि आपको अभी अच्छा फील हो रहा, क्यों, क्योंकि हमने लेक्चर्स का ड्यूरेशन हमने छोटा कर दिया है। छोटा इसलिए किया है कि बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया कि सर लंबे लंबे लेक्चर थोड़ा सा हम लोग को डिफिकल्ट, सोचते थे कि भाई 1.5 घंटे का 1 घंटे 40 मिनट 42 मिनट के लेक्चर देखने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्या कर दिया छोटा कर दिया, ताकि आप खूब आसानी से बिना किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के कि हमें 1 घंटे का लेक्चर देखना है, तो अब आप छोटे छोटे लेक्चर्स को खूब आराम से एंजॉय करते हुए हंसते हंसते खेलते खेलते चलते चलते आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। और किसी भी टॉपिक को अगर आपको देखना आप खूब आराम से देख सकते हैं कि छोटा रहेगा और आपके दिमाग पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि आप जैसे स्टार्ट करोगे वैसे लेक्चर एंड होगा और सारा का सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा। ओके, सो इस लेक्चर से अगर आप कोई भी क्वेरीज है आपके पास तो फेसबुक इंस्टाग्राम तो जिंदा है ही, आप इसके साथ कनेक्ट होइए, मतलब हमारे साथ कनेक्ट होइए और हम लोग बात करेंगे आपस में, क्या क्या क्वेरीज है उसको देखेंगे, है ना। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।